Hi everyone, so hope you are doing well. And today in this video, I'm going to cover paper 6 of the PYQ series. और ये है बेसिकली पेपर 6 जो कि इकोनॉमी पार्ट को कवर करता है, इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे इसका सिलेबस सबसे पहले, फिर बुक लिस्ट क्या हम लोग को करना चाहिए, और स्कीम बेसिकली जो आंसर राइटिंग में यूज होता है उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, एंड देन 15th जीपीएससी वालों के लिए कैसे मतलब ये बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं। ठीक है, सो किसी भी चीज़ को हम लोग को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस देखना मस्ट है, फिर पीवाईक्यू का ट्रेंड देखना ज़रूरी है कि कैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन पहले, और उसका रिपीटिशन देखेंगे कि रिपीटिशन पूछा जा रहा है कि नहीं, एंड देन उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे कि वन बाय वन करके, राइट। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस। ठीक है, ये पेपर ओके पेपर 5 है, और यहाँ पे इसका आप देखोगे हेडिंग टू इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कायदे से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तीन चीज़, एक तो इंडियन इकोनॉमी, फिर एक ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक्स है, एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, इसमें आपको 20 MCQ देखने को मिलेगा जो कि 40 मार्क्स का होगा, एंड 160 मार्क्स का आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन लिखना होगा 40 मार्क्स का, तो 160 यहाँ से हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ग्रुप ए करके यहाँ पे बेसिक फीचर्स एंड बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले ये अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो स्टैटिक टॉपिक होता है यहाँ पे कवर किया गया है। जैसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेशनल इनकम, ठीक है, जिसमें कि आपको लिखना होगा कि जो नेशनल इनकम है वो बेसिकली उसका कंसेप्ट क्या है, उसका हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका मेथड कैसा है, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, डीडीपी। ठीक है, और ये भी है कि कांस्टेंट एंड करेंट प्राइस पे। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये सारा चीज़ जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारा चीज़ जो आएगा आपका इस नेशनल इनकम में, और ये आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट पूछा गया। ठीक है, मेथड ये भी रिसेंट का है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बेसिकली यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि कंसेप्ट आप बताओ, कंट्रोल ऑफ कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि कुछ पॉलिसी होते हैं आरबीआई के थ्रू भी, ठीक है, तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से फिजिकल पॉलिसी हो गया। ठीक है, और कुछ ऐसे डायरेक्ट मेजर्स लिए जाते हैं, फिर कुछ परसुएशन मेजर्स भी लिए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ना, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका है। थर्ड टॉपिक है डेमोग्राफिक फीचर्स, जिसमें कि वर्क फोर्स कंपोजिशन के बारे में बताना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताना है। ठीक है, और देखो मतलब एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर आप जितना भी मेंस का टॉपिक दिया गया है, ठीक है, अगर इसको अच्छे से पढ़ते हो तो मतलब यहाँ से ये होता है ना कि जो प्रीलिम्स का पार्ट होता है वहाँ का आपका मतलब बोल सकते हो यहाँ से कि 80% चीज़ें कवर हो जाएगा, केवल इसके टॉपिक को अगर आप कर लो तो। मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी क्योंकि जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये सीधे सीधे पूछा गया था अभी ना, कि कब से डेमोग्राफिक डिविडेंड शिफ्ट हुआ था। आई थिंक बैकलॉग या फिर 14 जीपीएससी में ही पूछा गया था। तो देखो इस तरह से पूछा जाता है, मतलब अब एक टॉपिक उठाओ और उसके बारे में सर्च कर लो, उसके बारे में पढ़ लो। तो आप अगर मेंस अच्छे से करते हो तो प्री का जो पार्ट है ना उस पर ज़्यादा आपको एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली 15th जीपीएससी वालों के लिए है जो अभी, या फिर न्यू कमर्स के लिए है। फिर देखो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, इसके बारे में भी देखना है। फिर है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी में कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। तो अब मैं तो ये जनरली डिस्कस करते आया हूँ, जियोग्राफी में भी हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो हमारे इकोनॉमी होता है एग्रीकल्चर पे काफ़ी उसका रोल प्ले होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद है एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन इंडिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। क्या ऐसा कारण है लो प्रोडक्टिविटी का एग्रीकल्चर में, और क्या ऐसे गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, किस कारण से स्टार्ट हुआ, उसका हिस्ट्री लिखना होगा, उसका आउटकम्स लिखना होगा। ठीक है, इसका ड्रॉबैक भी लिखना होगा। ऐसा नहीं है ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो केवल यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ हुआ, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ भी देखने को मिला था, जैसे कि काफ़ी जो वाटर स्कार्सिटी देखने को मिला। लोग जो लोग होते थे कि एक पार्टिकुलर क्रॉप्स को ही उगा रहे थे, जैसे वीट एंड राइस को, बाकी क्रॉप्स को इग्नोर कर दिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ना ड्रॉबैक में आएगा। फिर इसका वे फॉरवर्ड भी आपको लिखना होगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन अभी जिस तरह से फूड मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैसे टैकल किया जाएगा, कैसे लोगों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहिए, जैसे कि
आप खेती भी कर रहे हो, साथ ही साथ जो लाइव स्टॉक हो गया, पशुपालन भी कर रहे हो, ठीक है, फिशरीज भी कर रहे हो, तो ये सारा चीज़ होता है ना, इसमें आपको लिखना होता है। और फिर है एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड रेनबो रिवॉल्यूशन, ये भी लिखना होगा। देखो WTO इसका क्या मेजर्स है एग्रीकल्चर पे, आप ग्रीन बॉक्स देखने, एम्बर बॉक्स देखने को मिलता है ये सब WTO में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना होगा। मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट, देखो एग्रीकल्चर का मेरे पास काफ़ी एक बोलते हैं कि कम्प्रहेंसिव टॉपिक है, जिसको कि आपको याद करना है बहुत सारे डायमेंशन से, और इसको मतलब 1 बाई 1 करके भी तो हम लोग देखेंगे। और अभी थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, मैं अभी वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा लेट वीडियोस ला रहा हूँ, बट ठीक है, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। मैं ये यहाँ पे श्योर कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का जो भी टॉपिक यहाँ पे कवर होगा, इतना हम लोग कम्प्रिहेंसिव वे में करेंगे ना कि उसको एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ कितना अच्छे से कवर किया है और सारा डिमांड को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो उसका नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर देखो नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस, जिसमें कि नेचर पब्लिक फाइनेंस का क्या है, इंपोर्टेंस एंड स्कोप पब्लिक फाइनेंस का बताना है। पब्लिक रेवेन्यू प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ टैक्सेशन के बारे में बताना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल कंसेप्ट ऑफ वैट, ये सारा चीज़ मतलब यहाँ पे सारा कवर किया गया है, ठीक है। और ये काफ़ी स्टैटिक पार्ट है। पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे देखो दिया गया है कि थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने का क्या कारण है, ठीक है, उसका हमारे इकोनॉमी पे कैसे इम्पेक्ट पड़ रहा है। इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग क्या होता है, ठीक है। एक देखो बजट के बारे में पूरा दे दिया गया है। अब बजट लिखोगे तो आपको आर्टिकल 112 को मेंशन करना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। बजट डायरेक्टली मेंशन नहीं है, कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टेट बजट अलग होता है, सेंट्रल का अलग लाया जाता है, ठीक है, ये सारा चीज़। प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, कैसे बजटिंग किया जाता है। टाइप्स ऑफ बजटिंग, परफॉर्मेंस, ठीक है। और जीरो बेस्ड FRMD, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट वाला है ये, तो ये भी देखना है। फिर है फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। कंसेप्ट एंड रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अचीविंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब बताना है। सेंटर स्टेट एंड फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन किस तरह से शेयर किया जाता है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताना है यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट ग्रुप जो मैंने बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसमें क्या क्या देखना है। तो मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो ये सब चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखना है। नेक्स्ट है इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, तो हम लोग मतलब जैसे डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन कैसे हम लोग पता करेंगे डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पता चलेगा, ठीक है। और GDI हो गया, जेम हो गया, इंडिया का खुद का जो है SDI प्रोग्रेस चेक करने का है। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट चेक लाती है, इस बार देखो PYQ में दिया गया था। और बहुत लोगों ने इसको गलत भी किया होगा। तो मतलब इस तरह से जो होता है ना कि प्री का डायरेक्टली यहाँ से रिलेशन देखने को मिलता है मेंस के सिलेबस वगैरह से, ठीक है। रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जो FDI आता है ना बेसिकली, उसका यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में लिखना बताना होगा। कंसेप्ट ऑफ ग्रीन GDP, और फिर है स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ड्यूरिंग 11 12 5 ईयर प्लान। देखो ये ऐसे तो ओड हो गया है, बट यहाँ पर हम लोग करेंट जो अभी देखने को मिला है इस चीज़ को मेंशन करेंगे। फिर है डेवलपमेंट स्टेटस एंड इशू पर्टेनिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली STs SC रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बैकवर्ड वुमेन, इन लोग का क्या सिचुएशन, इन लोग का क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। फिर बस यही है। देन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो ये तो आपका स्टैटिक पार्ट में आ जाएगा। मेजरमेंट एंड ट्रेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज़, कैसे BPL फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या मेजर्स लिया जाता है, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल इंडियन पॉवर्टी इंडेक्स, ये सब हो गया। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में लिखना होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में आपको यहाँ पे उसका डेटा मेंशन करना होगा। फूड प्रोडक्शन में क्या ट्रेंड देखने को भी मिल रहा है, इंडिया में कैसे कंजप्शन हो रहा है, कैसे मेजर्स किया जाता है। फूड सिक्योरिटी में बार बार ये चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे से सारा का सारा टॉपिक कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताना है, आईसीडीएस के बारे में बताना है, मिड डे मील के बारे में बताना है। ये भी लिखो कि मिड डे मील को कैसे पोषण स्कीम में बदल दिया गया है, क्या क्या दिया जाता है, किस तरह से जो न्यूट्रिशन गैप होता है उसको फुलफिल किया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ यहाँ से आपको लिखना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, प्लानिंग स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताना होगा। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स, फंक्शंस, रोल ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर प्लानिंग कमीशन, ये सारा चीज़। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, मीनिंग इसके बारे में बताना है, इंपॉर्टेंस क्या है। PRIS के बारे में, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मेजर्स इनिशिएटिव इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हो जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो LPG रिफॉर्म आया था 1991 में, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया। बताओ ये सारा का सारा जो है ना मिसलेनियस वाले टॉपिक के प्री में पढ़ना है, तो यहाँ से ऐसे कवर होता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, इसका जो फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का है ना, इसका भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से बहुत कम टाइम में, ठीक है। अलग अलग जो नाबार्ड हो गया, RRBs हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, इनका क्या रोल है, इनका क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये सारा चीज़, रूरल कोऑपरेटिव्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये इसका पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट बताना है अलग अलग सेक्टर पे, ठीक है। और FDI का क्या इशूज़ है, ठीक है। तो ये इंडिया में ये सारा चीज़ बताना है। एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म, इसके इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ। फिर सब्सिडीज़ का क्या इशू है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एग्रीकल्चर पे, कैसे एग्रेरियन क्राइसिस को रिफॉर्म किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है ना यहाँ से कवर करना था। आई थिंक इट इज़ ओवर नाउ एंड नो देयर समथिंग मोर टॉपिक। तो इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, मेजर चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो स्मॉल मार्जिनल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, तो SMEs वगैरह, इस पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडिया इन इंडस्ट्रियल इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, उसके बाद में कैसे देखने को मिला। जैसे ये कुछ कुछ जो टॉपिक है ना, अगर हम लोग GPC प्रोजेक्ट मैनेजर का बात करते हैं तो वहाँ पे भी इन टॉपिकों को यूज किया जा रहा है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, इकोनॉमी ऑफ झारखंड, इसका फीचर्स बताना है। इशू, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी। देखो, जो लिखने के लिए आएगा ना 4 क्वेश्चन, वहाँ से आप एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे प्रिपेयर कर लो अच्छे से, बाकी 3 टॉपिक जो बचेगा ऊपर के 3 टॉपिक से प्रिपेयर कर लो, तो आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छे तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, सेक्टरल कंपोजिशन, ग्रोथ इन SDP, ठीक है, और पर कैपिटा NSDP इन लास्ट डिकेड्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन झारखंड, डेमोग्राफी फीचर्स झारखंड के बारे में बताना है। पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, लिटरेसी, कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, ये सारा चीज़ जो है ना आपको बताना है। कंपेरिजन बताना है 2001 से 2011 के जो सेंसस हुआ था, इसमें कितने वेरिएशन, कितने ग्रोथ देखने को मिले थे। स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट झारखंड में, फूड सिक्योरिटी के बारे में बताना है, माल न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, ठीक है, उसको यहाँ पे आप कोट करोगे, ठीक है, ये सारा चीज़। और फिर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट को पॉवर्टी हटाने के लिए, ठीक है। पूरा हो गया, भारत निर्माण हो गया, मनरेगा हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, ठीक है, स्टेट ग्राम सड़क योजना, ठीक है, ये सारा चीज़। NRLM, फूड सिक्योरिटी स्कीम। लैंड फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल इशूज़ इन झारखंड, लैंड रिफॉर्म, ठीक है, जैसे CNTSPT, ये सब का कंटेक्स्ट यहाँ पे डालो, ठीक है। फिर लैंड, ट्राइबल लैंड एलियनेशन आ ही जाएगा, ये सारा कंसेप्ट। डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, कि डेवलपमेंट को लेकर के लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। माइनिंग को लेकर के, तो ये सारा चीज़ का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और पॉलिसी का क्या रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे। फॉरेस्ट इशू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बताना है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बताना है, किस तरह से माइनिंग हो रहा है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। स्टेट पॉलिसी टू डील विद इट, तो स्टेट क्या इसके लिए मेजर्स लिए हैं, इसके बारे में बताना है। 5 ईयर प्लान इन झारखंड, स्ट्रेटजी एंड अचीवमेंट इन 10th एंड 11th प्लान, ठीक है। फिर TSP, SCP, पब्लिक फाइनेंस ट्रेंड इन झारखंड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन झारखंड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये जो था ना बेसिक चीज़ें था, जो कि सिलेबस तो सबसे पहले हम लोग को देखना ही होता है, तो हम लोगों ने सिलेबस कर लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में देख लेते हैं इसके लिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका PYQ देखेंगे कि
किस तरह से अभी तक पूछा गया, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आ जाता है आपका कि आपको झारखंड का जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए। इसमें कौन-कौन से गवर्नमेंट का डेटा आया है, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा, तभी जा कर के ये जो है ना बेनिफिट करेगा। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग डेटा कोट करते हैं और लिख देते हैं बगल में पोस्ट में कि हाँ, ये झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये कंडीशंस है एम्प्लॉयमेंट में, ये कंडीशंस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इतना जो लैंड है वो अभी फैलो लैंड है, ठीक है, इतना इरिगेटेड लैंड है। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना, ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने बता रहा था। अब चलो बुक लिस्ट पे देखते हैं कि क्या क्या कर लेना चाहिए। पहले से किया हो तो ठीक है, नहीं तो अभी बेसिक चीज़ आपको कैसे 2 महीने के लिए करना होगा, ठीक है। देखो, ये बेसिकली आप अगर पढ़े होगे कोई अदर स्टैंडर्ड बुक, जिसमें कि नितिन सिंघानिया का बेस्ट बुक होता है। बहुत सारे जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं, जैसे नेशनल इनकम वाला हो गया, मेथड क्या है, कैसे है, तो वो चीज़ यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर पहले से पढ़े हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। बट अगर कोई 15 जेपीएससी वाले हैं, ठीक है, वो अगर अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं लगा दूंगा कि कैसे आपको बाई करना है, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट पे भी मिल सकता है, ठीक है। सो आप कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए हो तो। बट यहाँ से ये चीज़ आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी काफ़ी मस्त है। ये देखो, ह्यूमन जियोग्राफी है, इसका यूज तो है जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सारा चीज़ जो होता है ना, यहाँ से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये आप पढ़ो अच्छे से, और इसके बाद देखो कि बहुत सारे जो टॉपिक है ना मैच करेगा वहाँ पे। नेक्स्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इकोनॉमी एग्रीकल्चर वाला पार्ट होता है, उसको यहाँ से इस बुक से कवर कर लो। ये भी 12th का है एनसीईआरटी जियोग्राफी पार्ट, आप देखोगे तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी की किस तरह से एग्रीकल्चर को, बहुत सारे यहाँ पे सॉइल के बारे में बताया गया होगा, क्रॉप्स के बारे में बताया हो गया है, ठीक है। और किस तरह से बहुत सारे जैसे सेक्टर हो गया, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये बता दिया, क्योंकि अभी क्या है ना कि टाइम बहुत कम है, 2 मंथ अप्रोक्स मिलेगा आपको मेंस के लिए। तो आपको लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, उसको पढ़ना भी है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है देखने के लिए। सुनने में तो लगता है 2 मंथ, बट ओवरऑल अगर पेपर का हम लोग बात करते हैं तो टाइम बहुत कम बच पाता है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं, 2 चीज़ देख ली, सिलेबस देख लिए, क्या रिसोर्स होना चाहिए ये देख लिए, और हाँ, स्कीम हम लोग बता ही दिए कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे बजट होता है वहाँ से देखना है। 15 जेपीएससी वालों के लिए मैं बता दूँ कि आपको ऐसे ही कवर करना है, प्रोसेस सेम ही रहेगा जो मैंने अभी इतना देर में बात किया, कि किस तरह से आपको सिलेबस देखना है। आपको पहले रिसोर्स आपको इकट्ठा कर लेना है कि क्या क्या पढ़ना है, मुझे कहाँ कहाँ से करना है, फिर उसके बाद बस वही चीज़ पढ़ते जाओ, ठीक है। फिर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा इसका पीवाईक्यू रहा है, पेपर रहा है, ठीक है। ये आपका 2017 का पेपर देखने को मिल जाएगा, सॉरी 2023 का है, और बहुत लेटेस्ट है। तो यहाँ से और पता चलेगा कि किस तरह से देखने को। देखो, इसका अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही तीनों टॉपिक सिलेबस में मेंशन था। आपको अगर जितना ये सब टॉपिक है ना उसको अच्छे से पढ़ोगे ना, तो ये जो 20 क्वेश्चन होता है एमसीक्यू का, इस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना होगा, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्टिव वाला पॉइंट को। तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे मतलब सीधे सीधे जो टॉपिक मेंशन है उससे बनाया गया है। मिड डे मील अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पीडीएस डिस्कस कर रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और आईसीडीएस भी देखे थे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, तो मतलब स्कीम। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक भी टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, उसको एक एक टॉपिक को आप अच्छे से कर लोगे ना, तो मतलब बहुत ये केक वॉक हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे भी देखो, आत्मनिर्भर भारत भारत के बारे में बताया गया है, ठीक है। एफआरपीएम अभी हम लोग देखे थे, तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्लानिंग इकोनॉमी किसके द्वारा लिखा गया था, इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, रिवैम्प पीडीएस, ठीक है। फिर ये देखो अलग अलग 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान ये आपका प्रीलिम्स में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से अब मेंस अच्छे से करो तो प्री तो होना ही है, ठीक है। फिर अब चलते हैं हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 वाला पार्ट। क्या पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रोडक्ट मेथड एंड फैक्टर इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। वो जो मेंशन अभी देखा था, सबसे पहले ही मेंशन था कि नेशनल इनकम के बारे में बताना है आपको, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ पूरा का एक टॉपिक दे दिया है। आप स्टैटिक कवर करते तो सबसे पहले हम लोग को यही चीज़ पढ़ना होता है। आप इतना पढ़ लोगे तो लिख लोगे कितना भी आ जाए तो, ठीक है। फिर आप एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट डाल सकते हो, स्कीम वगैरह, ठीक है। इंडिया इज़ करेंटली एक्सपीरियंसिंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड,
एक्सप्लेन, देखो आ गया ना डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मेंस है ना, बहुत ज़्यादा मतलब इस पे ये चीज़ नहीं है कि काफ़ी एफर्ट देना होगा। अगर आप अच्छे से कर जाओ इसको और प्रैक्टिस बस कर लो तो मतलब, और थोड़ा सा एट्रैक्टिव लिखने का बना लो पेपर की, कैसे थोड़ा सा लगे, तो उसके बाद जो होता है ना बहुत ही आसान हो जाता है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है यहाँ से। फिर इसमें डिस्कस डिस्कस द चैलेंजेस रिस्क एसोसिएटेड विद द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में लिखना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इसमें बोलते हैं कि कितने जो आपके कंट्री में जो है ना पीपल्स, वो बेसिकली मतलब 18 से 59 तक जनरली इस ग्रुप में देखा जाता है, बट ये जो वर्कफोर्स में आते हैं, लेकिन जो कितना मतलब यंग पीपल हैं, ठीक है, जो कि हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट करते हैं, इस तरह के जो आते हैं ना, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में आ जाते हैं। जैसे अभी अगर हम लोग बात करते हैं 20 ईयर्स टू 25-30 ईयर्स वाले, ये इकोनॉमी पे ज़्यादा इम्पेक्ट डालते हैं, ठीक है। और अभी यूथ यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है हमारे इंडिया में, बट उसको कैसे मतलब प्रोडक्टिव वे में इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको एजुकेशन देना होगा, हेल्थ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर इनको स्किल प्रोवाइड करना होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ आपको लाना होगा। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमी है, एक होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होता है, एक होता है डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का करेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे हमारा जो कंट्री कंट्री भी कोई होता है ना, तो एक होता है डेवलप्ड कंट्री, एक होता है डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप बोल दो। तो उसमें क्या होता है ना कि डेवलप कंट्री बहुत सारी चीज़ें जो होता है इनका जो होता है कि पर कैपिटा इनकम अगर बात करते हैं तो उनका बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। बास्केट जो गुड्स बास्केट होता है ये भी बहुत अच्छा होता है दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। तो वो सब डेवलप्ड इकोनॉमी और कंट्री का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका इंपॉर्टेंस। और डू यू कंसीडर इंडियन इकोनॉमी इज़ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? तो क्या आपको लगता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड है? अगर ऐसा है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा, क्या कारण रहा है, तो ये सारा चीज़ इसमें लिखना है। एक और चीज़ आपको बता दें कि जब 2 सेक्शन करके देता है ना, तो एक क्वेश्चन आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, बट और लगेगा कि इसमें कंटेंट कम है, बट एक में बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, जैसे ऊपर भी हम लोग देखे थे। और इसमें भी देखो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ भी आपको मेंशन है सिलेबस में, और ये थोड़ा सा आप इस पे ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज़ रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने में इंडिया में, ठीक है। तो ये अगर दोनों में बात करते हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थर्ड वाला, इस सेक्शन 4 का है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। व्हाट आर द फ्लॉज इन इंडियन फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, व्हाट पॉलिसी मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, ठीक है। तो बहुत सारी ये चीज़ें मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखा जा सकता है, ठीक है। कि सबसे पहले तो कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, कहाँ से आया, कैसे इनिशिएट हुआ, ठीक है। फिर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में क्या फ्लॉज है, कहने का मतलब कि बहुत सारे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम तो लाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि आंगनबाड़ी स्कीम में भी लाया जाता है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली जो होती हैं, उन माँ के लिए, उन बच्चों के लिए लाया जाता है, बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं। फिर मिड डे मील लाया गया है, ठीक है। अभी पीएम पोषण लाया गया है, ठीक है। ये सारे चीज़ तो आ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम ला रही है, बट जो अभी भी जो है ना कि लोगों तक सही से चीज़ें नहीं पहुंच पा रहा है, वो बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो कि एक इशू आता है आधार लिंकेज का, ठीक है। तो आधार लिंकेज नहीं है बहुत सारे लोगों का, ये प्रॉब्लम होता है। कहीं भी अगर रिमोट एरिया का अगर बात करते हैं जहाँ पे कि इंटरनेट का सुविधा नहीं है सही से, तो उस कारण से भी कहीं ना कहीं बेनिफिशरीज जो होते हैं उनको नहीं मिल पाता है उतना बेनिफिट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होती है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। कुछ मिडिल मैन का भी अभी भी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन डीबीटी हो जाने के बाद भी मिडिल मैन का प्रॉब्लम है। जैसे आप ही जाओ ना कि अगर एप्लीकेशन आपको देना है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में क्या है कि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरा कोई हेल्प कर दे। तो उसमें क्या होता है कि पैसा ले लिया जाता है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, ये सब चीज़, तो ये सब कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या स्टेप लाई है फूड सिक्योरिटी कॉल के लिए, जैसे अभी जो है ना कि नेशनल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग आप डेटा यहाँ पर डाल दो कि किस तरह से अभी भी जो है कि एनीमिया देखने को मिल रहा है लोगों में, फिर स्टंटिंग देखने को मिल रहा है बच्चों में, ठीक है, और मोर्टालिटी देखने को मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाई फॉरेन एफडीआई के बारे में, फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर इसको डिस्कस करना है एफडीआई पॉलिसी के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है कि गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन स्टेट ऑफ झारखंड सिंस 1991। तो 1991 के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या चीज़ें देखने को मिला, कैसे विकास हुआ है इसका, ठीक है। फिर क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं झारखंड में, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है अच्छे से, ठीक है। तो आई थिंक अच्छा एक और है, इसमें है कि एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन झारखंड, व्हाट स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द झारखंड गवर्नमेंट टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। तो देखो इसमें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि क्या क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे देखने को मिलता है कि एक तो प्लेट्यू वाली रीज़न है, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलता है, यहाँ से सही से एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ों को इशू को मेंशन करना, बहुत सारे ऐसे स्कीम गवर्नमेंट ला रही है अनएम्प्लॉयमेंट का हटाने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना इस तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे गर्ल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, फूलो जानू योजना, ये सारा चीज़ जो होता है ना, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आप लिख सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, ये है आपका बेसिकली 2021 का पेपर, इसको हम लोग देखेंगे अभी। सीधे हम लोग चलते हैं, देख रहे हो रिपीटिशन, नेशनल इनकम के बारे में फिर से पूछा है, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे पूछता है। ऐसे लिखना है बजट पे, और प्रिंसिपल किस टाइप के बजट होते हैं, कितने तरह की, ये भी बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ओरिजिन के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। फिर हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कैसे इसका रोल है, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इसके सेंटर टू स्टार्ट मेजरिंग ग्रीन जीडीपी स्टेट, ये सारा चीज़ में बताना है। फिर राइट ऑफ नोट ऑन इंडियन 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान ऐसे पूछता है आपको, ठीक है। फिर राइट एन ओवरव्यू ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, ये भी रिपीटेड है। रिसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म को कैसे इंडिया में किया जा रहा है, ये भी चीज़ यहाँ से बहुत ही आसान ये है, ठीक है। व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ पब्लिक बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है, कैसे पैसे आ रहे हैं, कहाँ पे खर्च हो रहा है, ये सब चीज़। डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड इन द डेप्ट, अभी जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसका डेटा लिखो, उसका बेसिकली ग्राफ बनाओ, तो इस तरह से यहाँ से पता चलता है। डिस्कस इन ब्रीफ द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द झारखंड इन पार्ट ऑफ एड्रेसिंग द डेवलपमेंट कंसर्न, तो यहाँ पे बताना है कि विकास संबंधित चिंताएं दूर करने के लिए झारखंड के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में बताना है। एक एक अगर चीट शीट बना लिया जाए इन चीज़ों का तो अच्छे से किया जा सकता है इन चार चीज़ों को। नेक्स्ट है 17 में पूछा गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ रिपीटिशन, यहाँ पे बेसिकली वही सेम चीज़ रिपीटिशन देखने को मिल रहा है कि लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग, डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम और इश्यूज़ को कैसे डील किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ से देखना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंट इश्यूज कन्फ्रंटिंग इंडियन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे ये है कि कैसे इंडियन इकोनॉमी जो है ना ये इशू फेस कर रहा है, और गवर्नमेंट जो है ना इसको एड्रेस करने के लिए पिछले डिकेड्स में कैसे इसको मेजर्स लिया है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलता है, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, बहुत सारी स्कीम्स हो गए, ये सारा चीज़ मतलब ऐसे ब्रॉड टॉपिक को लिखने में काफ़ी एफर्ट कम लगता है, बहुत सारी चीज़ें कंटेंट का इशू नहीं होता है। वाई हैव सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज ड्रॉन स्पेशल अटेंशन इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अगर नहीं करेंगे तो देखने को मिलता है कि इंडिया में जो होता है ना, एक टाइम पे ऐसा होता है कि काफ़ी ड्रॉट आ जा रहा है, एक टाइम पे कहीं एरिया में काफ़ी फ्लड आ जा रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है ताकि स्मूथली जो है ना एग्रीकल्चर हो सके, ठीक है। और जो इश्यूज़ हो रहा है फूड सिक्योरिटी का वो डील हो सके। सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो स्कीम्स को यहाँ पे लिखेंगे, कैसे मेजर्स लिया जाएगा अलग अलग स्टेक होल्डर को लेकर के, फार्मर का क्या इशू हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है, ठीक है। और एफोरेस्टेशन वाले चीज़ को यहाँ पे डाल सकते हो ताकि क्लाइमेट को थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी इसको इन्हांस किया जा सके। और जो इशू हो रहा है एग्रीकल्चर को लेकर के, जैसे कोस्टल एरिया का भी एग्जांपल लिख सकते हो कि कैसे मैंग्रोव्स होता है ना, वो कोस्टल एरिया में रह रहे या फिर एग्रीकल्चर कर रहे लोगों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फिजिकल पॉलिसी से क्या समझते हो, फिजिकल पॉलिसी को कैसे अचीव किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट में,
स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में कैसे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला, उस ट्रेंड को लिखना है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में यहाँ पे लिखना है इन द ईयर 1991, जो वही एलपीजी वाला जो दिया गया था सिलेबस में, वो चीज़ आ गया। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ वेरियस पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर एक अच्छा टॉपिक आ गया, डिस्कस द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड एंड क्रिटिकली एग्जामिन द इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन स्टेट ऑफ झारखंड। तो रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे झारखंड में यूज किया जा रहा है, ठीक है। कैसे कौन कौन सा चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आता है। तो एनर्जी मैंने बताया था बहुत पहले ही कि एनर्जी इसका फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, ठीक है, अब सॉरी जेपीएससी का। तो यहाँ से मतलब आप इस चीज़ को कर सकते हो। डिस्कस द पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन द स्टेट ऑफ झारखंड इन द लाइट ऑफ झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। तो इसके बारे में यहाँ, तो ये तो करंट बेस्ड हो गया बट ठीक है। वैसे नेक्स्ट 2016 का पेपर में कैसे पूछा गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि डिस्कस इन डिटेल रिसेंट चेंजेस इन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में देखना है क्या चेंजेस देखने को मिला। फिर यहाँ पे बताना है डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। डिस्कस वेरियस प्रोविजंस इन लेटेस्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके बारे में बताना है। सो दी एक्ट, ये देखो 2016 का है ना, तो इसमें काफ़ी मतलब फैक्चुअल चीज़ें पूछा जा रहा था, बट आपको 17 के बाद देखना है कि कैसा ट्रेंड रहा है। और देखो इंक्लूजन इन हाउ इंक्लूजन इज मेजर्ड, डू इंडियन डेटा शो इकोनॉमिक इंक्लूजन इन एम्प्लॉयमेंट और प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन। तो होता है कि नहीं, ये सारा चीज़ें बताना है। इन द लाइट ऑफ पैरामीटर्स यूज फॉर असेसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को एसेस करने में कौन कौन से पैरामीटर का यूज किया जाता है और इंडियन इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, इसके बारे में बताना है। एग्जामिन करना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिफेक्ट को, ठीक है, और क्या स्टेप लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, इसके बारे में बताया जाना है। फिर नेक्स्ट है कि डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। देखो ये सब रिपीटेटिव क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, और क्या स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लाए गए हैं, उस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पे। डिस्कस द कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन झारखंड। देखो फिर से वही चीज़ें आ गया, और कैसे हाई ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को अचीव किया जा सकता है झारखंड में, इस चीज़ के बारे में बताना है। झारखंड के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लिखना है। यहाँ पे केवल एग्रीकल्चर पे ही फोकस नहीं करना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, ठीक है, जैसे पशुपालन लाइव स्टॉक वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ों को तो इस तरह से जो था ना, हम लोग काफ़ी बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किए, और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू, you can do subscribe and share to your friends. Thank you so much.